Greetings to the viewers of Mashriq Digital. Assalamu alaikum. I am Mehtab Jabin welcoming all of you to the success stories. आज हमारे साथ जो मेहमान है उनको किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है. उनकी आवाज़ ही काफ़ी है. He is a storyteller और उनकी कहानी में पूरा हिंदुस्तान बसता है. उनके आवाज़ में एक कशिश है और अंदाज में अपनापन और स्टूडियो के अंदर बहुत सारी मस्ती होती है. Yes, we are talking about the most loved RJ of Red FM, RJ Praveen. बहुत शुक्रिया, थैंक यू. बट आई ट्रूली बिलीव दैट कि इंट्रोडक्शन की डेफिनेटली जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप देखो हमारा देश जो है ना वो 150 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, और 150 करोड़ लोग में हो सकता है शायद 50 लाख लोग, 1 करोड़ लोग, हो सकता है 2 करोड़ 3 करोड़ जानते होंगे, लेकिन अगर आप देखो तो मेजॉरिटी 147 करोड़ की जो जनसंख्या ना वो अभी भी अनटैप्ड है. तो मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन हर किसी को जरूरी होता है. तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए और मुझे ये मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया है अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाने के लिए. एंड आई वांट टू से कि आपने जब आवाज़ की बात करी तो अभी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है, तो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि बहुत सीज़न चेंज हो रहा है ना, तो सर्दी खांसी लगी हुई है सबको. एंड बावजूद उसके आई एम हियर बिकॉज द लव ऑफ पीपल हैज़ ऑलवेज बीन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर मी. तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड आई लुक फॉरवर्ड टू एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन विथ यू. The pleasure is all ours. थैंक यू सो मच. So to begin with, आपकी कहानी तो हम डेफिनेटली अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएंगे एंड वी विल ट्राई टू इंस्पायर देम. तो पतरातू के गलियों से निकलकर रेड एफएम का स्टूडियो, इट साउंड्स सो इंटरेस्टिंग. तो आप इस जर्नी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? यार मेरे को पता भी नहीं था कि कब पतरातू की गलियों से निकल करके मैं एक रेडियो स्टेशन पहुंच गया. इट वाज अ लॉन्ग जर्नी एंड मैं कहना चाहूँगा कि शायद मेरे पास में करने को और कुछ नहीं था उस वक्त, एंड रेडियो टू मी केम एज एन अपॉर्चुनिटी एंड आई ग्रैब्ड दैट अपॉर्चुनिटी एंड मेड अ करियर आउट ऑफ इट. एंड बीइंग फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, तो रेडियो वाज लुक्ड अपॉन एज ये क्या जॉब है, ये कोई नौकरी थोड़ी ना होती है, Exactly. क्योंकि आपको मालूम है कि मारवाड़ियों में थोड़ा बिजनेस ओरिएंटेड हाँ. ज्यादा रहते हैं. तो वहां पर मेरे लिए इनिशियल जो फेज था वो काफी डिफिकल्ट था, और मैं कहूँगा इजी भी था. वो इसलिए क्योंकि अगर आप मेरे करियर पे गौर करें तो मैंने जब रेडियो ज्वाइन किया था तो मैं सेकेंड ईयर कॉलेज में था. तो मतलब मैंने अभी तक ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं करी थी, तो मेरे पास में पूरा मौका था कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ अगर एक जॉब मैनेज कर सकता हूँ. माई फैमिली हैड नो प्रॉब्लम विथ इट. तो वहां से मुझे एक परमिशन मिली कि चलो ठीक है, तुम अगर कुछ करना चाहते हो तो कर लो, देख लो, अगर कुछ हो जाता है तो. एंड after that, I mean, I never had to look back once I began doing radio full time. Yeah. We totally agree upon that because we all are listening to you and your voices. तो आपने रेडियो ज्वाइन करने के पहले आप कॉर्पोरेट सेक्टर में थे एंड जैसे कि हम सब जानते हैं इट इज़ वेरी वेरी हेक्टिक. तो वहाँ की जो एक्सपीरियंस था, हाउ डिड इट हेल्प टू एनहांस योर करियर एज एन आरजे? देखो मैं आपको बताऊं ना, मैं जब पतरातू से आया था तो मैं बहुत ही शाई किस्म का लड़का था, क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाई लिखाई करी थी, और जब मैं यहाँ कोलकाता में आया तो यहाँ पर मैंने क्लास 8 से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई लिखाई करनी शुरू करी. और जब मैं यहाँ पर लोगों को देखता था फराटेदार अंग्रेजी में बातचीत करते हुए, तो थोड़ी सी वो अंदर से ऐसी फीलिंग आती थी कि यार काश मैं भी ऐसा कर पाता, मैं भी इनकी तरह स्मार्ट बन पाता. तो एक वो फीलिंग थी मेरे अंदर में. एंड द रीजन व्हाई आई जॉइंड अ कॉर्पोरेट सेक्टर, मेरी मेरी फर्स्ट जॉब जो थी वाज दैट ऑफ अ सेल्समैन. एक रिटेल आउटलेट हुआ करती थी, इनफैक्ट है अभी भी. तो उनका जो क्रॉकरी डिपार्टमेंट था तो मैं वो देखता था. शाम को 5 से 9 4 घंटे की वहां पर मैं जॉब करता था, और वो इसलिए करता था क्योंकि मुझे ना मोबाइल फोन खरीदना था. ओके. और मैं कभी भी अपनी फैमिली पर बर्डन नहीं बनना चाहता था कि फैमिली से मैं 10-12 हज़ार रुपए मांगू और एक मैं फैंसी मोबाइल फोन खरीदूं. तो मेरा पहला मोटिवेशन ऑफ ज्वाइनिंग अ जॉब विच वाज अ पार्ट टाइम जॉब शाम को 5 से 9 वाज दैट ओनली कि एक मोबाइल फोन खरीद पाऊं वहां से जो सैलरी मिलेगी उससे. और सेकंड ये भी था कि जो वहां पर लोग आएंगे तो उनसे मैं जब रूबरू होऊंगा, उनसे बातचीत करूंगा, अंग्रेजी में बातचीत करूंगा, तो शायद मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. ये उस टाइम मुझे लगता था, लेकिन आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं देन लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, है ना. आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़े क्रिएटर है हाबी, वो बिना बोले ही सिर्फ अपने इशारों से उन्होंने दुनिया जीत ली है. तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि शायद अंग्रेजी बोलना एंड स्मार्ट अपीयर करना जो है वो गिव्स यू
a notch, in your career or maybe lifestyle. But now it seems all normal to me. नॉर्मली फैमिलीज में क्या होता है, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन रहता है कि उनके बच्चे जो होंगे वो मेरे माँ डॉक्टर। बाप को कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी मेरे से. No, I'm being honest. There was zero expectations. Okay. मेरे से, मेरे मॉम एंड डैड की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी. ना ही उन्होंने मुझे कभी किसी चीज के लिए फोर्स किया कि तुमको यही करना है अपनी लाइफ में. हाँ, जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया था तब मेरे डैड का एक हेजिटेशन था कि ये क्या जॉब है. Okay. क्योंकि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से आ रहा था. मैं वो एक रिटेल आउटलेट में काम कर रहा था. उसके बाद में मैंने कॉल सेंटर में काम किया था. तो अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी. और जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया तो देयर वाज नो मनी इन्वॉल्व देयर, Exactly. बिकॉज आई ज्वाइंड एज एन इंटर्न. तो मुझे वहाँ बस काम सीखने को मिल रहा था, पैसे नहीं मिल रहे थे. तो 2 महीने काम करना बिना पैसे के फ्रॉम a position where you were earning around 7.5 to 10,000 a month way back in 2005. तो वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट था. तो पेरेंट्स की कोई एक्सपेक्टेशंस थी नहीं मेरे से कि मेरे लड़के को ये करना है या वो करना है. उनका था कि तेरे को जो करना है वो कर तू, ठीक है ना. एंड आई थिंक दैट लिबर्टी गेव मी अ चांस टू बी हु एवर आई एम टुडे. यही बेस्ट पार्ट है आज ये इसका इंटरव्यू लेने का, बिकॉज इवन बिफोर आई शूट द क्वेश्चन द आंसर कम्स. वो बहुत अच्छा समझते हैं. सो विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आपका ये रेडियो जॉकी का जो काम है ये काफी लॉन्ग आज तक आपको करनी पड़ती है. इट्स क्वाइट अ हेक्टिक लोगों को स्केड्यूल. लगता है ऐसा, ऐसा है नहीं? लोगों को लगता है ऐसा है नहीं, ठीक है ना. अच्छा. आप देखो, अगर आप डायनेमिक्स देखो, ठीक है ना, एक रेडियो जॉकी घंटे में कितने मिनट के लिए बात करने आता है. वो 4 बार बात करने के लिए आते हैं घंटे में. 2-2 मिनट की बातचीत करते हैं. 8 मिनट की टोटल जॉक टॉक. ओके. 4 घंटे का शो हुआ, 32 मिनट बातचीत करनी है. दैट्स इट. ओके. बट तो द ये प्रिपरेशन बिहाइंड दैट, हाँ. when you start off your career as a radio jockey, Hmm. so you have to really put an effort. लेकिन once you do it on a regular basis, जब आप डेली एक ही काम करते हो, तो you kind of gain some kind of expertise in that. And एक बार वो expertise आ जाती है, उसके बाद में it doesn't take much time. ओके. तो it becomes a cake walk. तो मेरे लिए ये था कि मेरा 4 घंटे का रेडियो शो जो है वो मेरे लिए half an hour 45 minutes की effort है. And वो half an hour 45 minutes में I think I'll be able to do it. ओके. सो व्हाट इज योर मीडियम ऑफ रिलैक्सेशन? कुछ तो होता होगा, मतलब मैं बिल्कुल नहीं है. मैं यार, माय मीडियम ऑफ रिलैक्सेशन इज वर्क ओनली. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम जो है ना, उससे मुझे शांति मिलती है, रिलैक्सेशन मिलती है. जिस दिन मैं काम नहीं करता हूँ मेरे को बड़ी छटपट छटपट होने लग जाती है. अच्छा. तो जब तक काम है तब तक आई एम ओके. व्हेन देयर इज नो वर्क आई एम लाइंग डाउन. ओके. 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 या तो मैं काम कर रहा हूँ या मैं आपको सोया हुआ मिलूंगा. ओके. दीज आर द टू थिंग्स इन माय लाइफ. ओके. दैट इज आल्सो अ नोट फॉर द जेन ज़ी. तो फेम और सक्सेस के साथ काफी सारे रिस्पांसिबिलिटीज भी आते हैं. तो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ ग्राउंडेड? आई थिंक ये सारी चीज़ें मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी है. और बीइंग हम्बल एंड ग्राउंडेड डेफिनेटली टेक्स यू लॉन्ग वे. और मैं आपको बताऊं, आज से तकरीबन 3 साल पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं काफ़ी हम्बल हूँ, ग्राउंडेड हूँ. और आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू मीट शाहरुख खान एंड आई वाज शूटिंग विथ हिम. और वो शूट जो थी वो 20 मिनट की शूट होने वाली थी. बट जब शाहरुख सर ने वो स्क्रिप्ट देखी तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि आई एम रेडी टू गिव एज मच टाइम एज द स्क्रिप्ट डिमांड्स, बिकॉज आई रियली लव द स्क्रिप्ट. तो मेरे लिए सबसे पहले तो सेंस ऑफ अचीवमेंट ये था कि यार शाहरुख खान को हमारी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी. और उसके बाद में उस पूरे इंटरव्यू के दौरान, सॉरी, उस पूरे एड शूट के दौरान उन्होंने कभी मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया दैट कि आई एम नो वन एंड ही शाहरुख खान. तो वो ना, उस दिन बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे. हम्बलनेस क्या होती है, ह्यूमिलिटी क्या होती है. एंड वो पूरे इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मुझे प्रवीण प्रवीण बेटा 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 प्रवीण बेटा प्रवीण बेटा प्रवीण ऐसे करके उन्होंने मुझे बुलाया. और जिस तरीके से उन्होंने कंफर्टेबली, मतलब बगल में बैठे, कंधे पर हाथ रखा, मैंने उनसे 2-3 सवाल किए, वो खुद खुल गए, उन्होंने उल्टे सवाल जवाब करने शुरू कर दिए. ही नेवर मेड मी फील एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दैट कि वो शाहरुख खान है एंड आई एम नो वन इन फ्रंट ऑफ हिम. तो आई थिंक मेरे लिए ये बहुत बड़ा लर्निंग लेसन था. एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं बड़े हम्बल से बैकग्राउंड से आया हूँ. मैं बिहार के एक छोटे से गांव, अब वो झारखंड का हिस्सा हो गया, पतरातू, वहाँ से मैंने पढ़ाई लिखाई करी है. और जैसे मेरी हम्बल बिगिनिंग थी, जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म का लड़का था जब मैं कोलकाता में आया था.
तो थोड़ी सी स्मार्टनेस अपनी लाने के लिए आई स्टार्टेड वर्किंग एट एन अर्ली एज, और अपनी पढ़ाई के पैसे जो है वो खुद खुद जो मैनेज करना, ये सारी चीजें ना लाइफ में आपको रिस्पॉन्सिबल बना देती है। तो आई थिंक समय डाउन द लाइन जो फैमिली की इकोनॉमिक बैकग्राउंड थी, फैमिली की जो टीचिंग्स थी, जो सिखाई हुई चीजें थी, मेरे पिताजी ने आज तक कभी किसी से 1 रुपए का उधार नहीं लिया है, ना सिगरेट छुई है, ना दारू छुआ है, और उल्टे लोगों की मदद करी है ना। भले उसके लिए उनको अपनी एफडी भी तोड़नी पड़ी, तो उन्होंने अपनी एफडी तोड़ करके लोगों की मदद करी है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें जो अच्छाई वाली चीजें हैं, वो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी, एंड देन my work profile made me pretty responsible, because with name and fame comes responsibility, because it takes really good amount of effort to be somewhere, but it takes just one mistake and for you to be fall down. forgotten Absolutely. by everyone. तो ये मेरे दिमाग में हमेशा था कि मैं अपने साथ साथ अपने माता पिता हो गए या फिर मेरे दोस्त हो गए, मैं कभी उनका नाम खराब नहीं होने दूंगा। And I think that is the reason of being responsible, being humble, and to maintain the humility. Well said, absolutely. I totally agree to that. Thank you. And also at the same time, मुस्कुराहट जो होती है उसके पीछे कई सारे गम की लकीरें होती अरे हैं। होता है यार, डेफिनेटली होता है। बिल्कुल होता है। और जब आपकी कहानी जितनी इंस्पायरिंग होती है उसके पीछे मुश्किलें भी उतनी होती है। तो आपकी कहानी तो ऑलरेडी इंस्पायरिंग है, वो हम लोग समझ ही रहे हैं। तो आपके गम की लकीर क्या है या फिर आपकी मुश्किल वक्त क्या है, अगर आप मेरा शेयर मुश्किल करना वक्त चाहें ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे को लगता है दैट एवरी पार्ट ऑफ माय लाइफ वाज अ लर्निंग लेसन। मैं आपको बताऊं, आप शायद विश्वास ना करें, तो। बट मैं नागर बाजार में रहता था जब मैं कोलकाता में आया था, तो इट वाज अ 1 BHK फ्लैट वेयर वी यूज्ड टू स्टे। ओके। तो मैंने एडमिशन लिया था साउथ सिटी कॉलेज में फॉर माय ग्रेजुएशन। मैं बीबीए करना चाहता था, लेकिन बीबीए के लिए उस समय 3-4 लाख रुपए लगते थे, तो वो 3-4 लाख रुपए थे नहीं मेरे पास में, तो क्या करूं। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली दैट वेरी ईयर कैलकाटा यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस मार्केटिंग मैनेजमेंट एज अ कोर्स, सो आई एनरोल्ड माई सेल्फ इन मार्केटिंग मैनेजमेंट इन साउथ सिटी कॉलेज। लेकिन वो मेरे को अपनी पढ़ाई भी फंड करनी थी, और जब मैं इतने हाई फाई कॉलेज में जा रहा था, साउथ सिटी डे कॉलेज में जा रहा था, मैं देखता था सारे वहाँ पर बच्चे आते थे, जितने भी मेरे कॉलेज फ्रेंड्स थे, सबके पास में फैंसी मोबाइल फोन रहता था। तो मेरी भी एक एस्पिरेशन थी कि यार मेरे पास में भी हो। तो आई स्टार्टेड वर्किंग। तो मैं सुबह 10 बजे अपने घर से निकलता, साइकिल से नागर बाजार से दमदम, विच इज अराउंड रफली 4.5 किलोमीटर्स। तो वो ट्रैवल करके मैं साइकिल से जाता, वहाँ पे साइकिल पार्क करता, फिर मैं ट्रेन पकड़ता। दमदम से मैं जाता शियालदा, शियालदा से स्टेशन चेंज करके आता साउथ की ट्रेन पकड़ने के लिए, फिर वहां से आता बालीगंज, बालीगंज से पैदल अपने कॉलेज जाना, वहां पढ़ाई कंप्लीट करना, 3 बजे वहां से निकलना, निकल करके वापस बालीगंज स्टेशन आना, वहां से शियालदा की ट्रेन पकड़ना, फिर शियालदा से स्टेशन चेंज करके बिधान नगर उतरना, दमदम से पहले वाला स्टॉपेज बिधान नगर उतर करके वहां से सिटी सेंटर 1 तक पैदल जाना, पैदल जाकर के वहां पे 5 to 9 की जॉब करना, उसके बाद 9 बजे रात को वहां निकल करके कपड़े चेंज करना, कपड़े चेंज करके सिटी सेंटर 1 से लेक टाउन जो फुट ब्रिज है वहां तक पैदल जाना, पैदल जाकर के फुट ब्रिज पार करके वहां से बस पकड़ना, और अपना घर जो नागर बाजार में है उसको क्रॉस करके वापस दमदम जाना, और वहां से साइकिल लेकर के वापस अपने घर पे आना। सो ये मेरा डेली का रूटीन था। मैं सुबह 10 बजे निकलता था, व्हाइल आई वाज इन कॉलेज, मैं सुबह 10 बजे निकलता था और रात को तकरीबन 10:30-11 बजे मैं अपने घर में घुसता था। सो ये मैं डेली कर रहा था, और अगर मैं इसको कहूँ स्ट्रगल, तो मैं कहूँगा इट वाज़न्ट अ स्ट्रगल, एंड नेवर वो गम की लकीर, गम की लाइन कुछ नहीं थी, बिकॉज़ दैट मेड मी हूएवर आई एम टुडे। क्योंकि वो पहली जॉब नहीं होती, तो वो कॉन्फिडेंस जो बिल्ड हुआ वो नहीं होता, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता तो मुझे कॉल सेंटर में नौकरी नहीं मिलती, कॉल सेंटर में नौकरी नहीं मिलती तो ये जो बातचीत करने की जो कला है, ये जो आदत है, ये नहीं आती, और वो कॉन्फिडेंस आया, वो कॉल सेंटर में काम करने के बाद में कॉन्फिडेंस आया, एंड वही कॉन्फिडेंस लेकर के मैं रेडियो स्टेशन में गया, आई गेव माई इंटरव्यू एंड काइंड ऑफ क्लियर्ड इट। और रेडियो स्टेशन में नौकरी मिलने के पीछे में भी मेरा सबसे बड़ा इंटर्नशिप मिलने के पीछे और ज्वाइन करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि मैंने देखा यहाँ पर फ्री इंटरनेट है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है। तो मेरा जो कॉलेज का एग्जाम आने वाला है 3rd ईयर का,
तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने मार्केटिंग मैनेजमेंट कोर्स तो इंट्रोड्यूस कर दिया था, बट एज पर द सिलेबस देयर वर नो बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट। आपके पास में सिर्फ एक सिलेबस बुक थी। तो मैं वहां पर रेड एफएम के ऑफिस में बैठ करके सिलेबस के हिसाब से अपने सारे नोट्स तैयार कर रहा था। वहीं पे मैंने थर्ड ईयर के पूरे नोट्स तैयार कर लिए थे, प्रिंटर विंटर लेकर के प्रिंट वगैरह सारी करके मैंने किताबें तैयार कर ली थी। नौकरी मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो एटलीस्ट मुझे थर्ड ईयर की पढ़ाई के लिए किसी साइबर कैफे में जाकर के वहां से जरूरत नहीं नोट्स पड़ेगी। ये नहीं करने पड़ेंगे। राइट। तो मैंने अपने नोट्स तैयार कर लिए थे। तो मैं अपनी लाइफ में कभी किसी भी चीज को वो गम की लकीर वगैरह नहीं देखता हूँ। एंड आई थिंक एवरीथिंग हैज बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। Absolutely. So when we look back, everything falls in places. एब्सोल्युटली। अगर वो ये नहीं होता तो ये नहीं होता, ये वो नहीं नहीं होता होता तो ये तो नहीं होता। everything is interconnected. एवरीथिंग इज कनेक्टेड। आपका एक बहुत पॉपुलर शो आया करता था, रेड मुर्गा ऑफ द डे। हाँ। तो ये आइडियाज जो थे इतने पिक्यूलियर्स, बिकॉज आई पर्सनली यूज्ड टू लिसन टू दैट अ लॉट। तो आपको ये आइडियाज कहाँ से आते थे? ये आइडियाज यार, ये डेली लाइफ के आइडियाज हैं, ये ऑब्जर्वेशन वाले आइडियाज हैं। अगर आप देखोगे तो किसी भी प्रैंक कॉल में कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। छोटी छोटी चीजों को लेकर के हमने प्रैंक कॉल किया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक प्रैंक करूं किसी लड़की के ऊपर में जिनका नाम पूजा है, ठीक है ना। आप खुद मुझे बताओ कि आप कितने लड़कियों को जानते हो जिनका नाम पूजा है? आपकी फ्रेंड लिस्ट में कम से कम 4 या 5 पूजा होगी, हाँ जी, है ना। हाँ, हो गया। सो रिलेटिबिलिटी फैक्टर जो है ना वो वहां पे बढ़ जाता है, क्योंकि एवरीबडी वुड नो एटलीस्ट वन पूजा इन देयर लाइफ। सो द मोमेंट एक ऐसा कंटेंट आपके सामने में आता है जिसमें किसी पूजा नाम की, सिर्फ पूजा नाम पर अगर मैं वो प्रैंक कर रहा हूँ पूजा नाम पर, तो आपको लगता है कि यार अरे यार ये तो मेरी फ्रेंड को मैं भेजती हूँ, है ना। सो वो रिलेटिबिलिटी फैक्टर बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि गोवा गोवा का प्लान हर कोई बनाता है, लेकिन हर किसी का गोवा का प्लान लाइफ में एक ना एक बार तो कैंसिल हुआ ही है, जी, ठीक जी। है ना। इन केस अगर नहीं भी हुआ है तो यू वुड नो एटलीस्ट समवन जिनकी गोवा का प्लान कैंसिल हुआ है। कैंसिल हुआ है। सो अगर मैं एक प्रैंक कॉल करूं जिसका सब्जेक्ट ही यही हो दैट कि गोवा का प्लान कैंसिल हो गया है, तो रिलेटिबिलिटी फैक्टर जो ना वो बढ़ जाती है। सो ये जो आइडियाज है ये डेली ऑब्जर्वेशनल कंटेंट है जो हम देखते आ रहे हैं, है ना। सो मेरे ख्याल से लोगों की कनेक्टिविटी किसी भी प्रॉपर्टी के साथ में, लाइक हम रेडियो पे इन सारी चीजों को प्रॉपर्टी कहा करते थे, तो इस प्रॉपर्टी के साथ में लोगों का कनेक्शन इसलिए बढ़ा बिकॉज दे वर रिलेटेबल। ट्रू, वेरी रिलेटेबल। व्हाई आई शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू। मैंने कभी रेडियो पे कॉल नहीं किया था। इट वाज ओनली योर फर्स्ट शो, आई मीन योर शो दैट आई कॉल्ड फर्स्ट टाइम। आपने एक टॉपिक दिया था, आई एम श्योर यू विल नॉट रिमेंबर। आपने कहा था कि अगर आपके अंदर किसी पावर हो किसी को क्लोन करने का, हाँ हाँ। तो आप किसको क्लोन करोगे? ऑलराइट, एंड व्हाट वाज योर आंसर? शाहरुख खान, शाहरुख खान। ओके। ऑब्वियसली। एंड द ट्विस्ट कम्स हाँ। दैट ओरिजिनल वाला मैं रख लूंगी, क्लोन्ड वाला मैं दे दूंगी। अरे वाह। So that is how it is. हाँ। That is how the connectivity comes. I think Right. a lot of people connect with you like that only. और ये सारे questions clone कर सकते हैं या फिर कुछ, ये सारे ideas आपको कहाँ से आते हैं? Because listener enjoys it a lot. ये बहुत सिंपल ये सब थॉट प्रोसेस है। आई मीन अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप ट्रैफिक जैम में अटके हुए हैं तो आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे, अच्छा। है ना। मैं आपको पूछूंगा कि अगर किसी दिन आपको मौका मिल गया शाहरुख खान से इंटरव्यू करने का तो आप शाहरुख खान से कौन सा सवाल पूछना चाहेंगे? तो ये तो बेसिक से सवाल है जिसका जवाब हर कोई देना चाहेगा कि यार अगर मुझे, आप सोचो एक अमीर आदमी है वो भी सोचता है कि अगर शाहरुख खान उसको मिल गया तो वो शाहरुख खान से क्या पूछेगा, और एक टैक्सी वाले दादा है वो भी ये सोचते हैं कि अगर हाँ यार इसका जवाब तो मैं दे सकता हूँ, बिकॉज देयर इज नो रॉकेट साइंस No. इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेश्चन, Absolutely. कि अगर मुझे शाहरुख खान का इंटरव्यू करने का मौका मिला तो मैं शाहरुख खान से क्या पूछूंगा। ये सिंपल सा सवाल है जो हर इंसान कनेक्ट कर पाता है। तो आई थिंक हमारा जो कंटेंट था, जो भी हम रेडियो पर किया करते थे, इट वाज ऑल बेस्ड ऑन डेली लाइफ हैपनिंग एंड देयर वाज नो रॉकेट साइंस इन्वॉल्व्ड देयर। जीरो जीरो। मैं कहता हूँ कि मैं वहां पर ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन, पता नहीं इन सब चीजों को लेकर के अगर मैं सवाल जवाब करना शुरू कर देता, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वुड नॉट रिलेट टू इट। Absolutely. तो हमारे सवाल यही हुआ करते थे कि जो रिलेटेबल है, जो डेली लाइफ में हो सकता है, जिसका जवाब हर कोई दे सकता है, जिसको लगता है कि यार मैं भी एक बार कम से कम कोशिश तो करूं यार कॉल लगाने की। हालांकि ये बात और है कि चांसेस ऐसे होते थे कि 8 लोगों के फोन कॉल में सिर्फ एक इंसान का फोन Correct. उठेगा। Correct. सो द चांसेस वाज 8:1। So what will be your message to the Gen Z actually? जेंजी, मैं कह रहा हूँ यार यू गाइस आर डूइंग वेरी गुड। आप ऐसे ही करते रहो एंड यू कीप इंस्पायरिंग अस, बिकॉज आपको देख करके हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है।
क्योंकि जब हम देखते हैं कि अरे जेंजी एक एआई से कैसा वीडियो बना दिया, तो हमारी भी क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है कि व्हेन दे कैन डू इट व्हाई कांट वी। सो वी एंड अप लर्निंग अ लॉट फ्रॉम देम। एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि दैट कि इफ यू रियली आइडलाइज समवन इन लाइफ, डू आइडलाइज, बट डू मेक अ पाथ फॉर योरसेल्फ। आप अपना एक रास्ता तैयार करें ताकि आने वाली जनरेशन आपको आइडलाइज करे, एंड आपको आइडलाइज करके वो अपना एक रास्ता तैयार करे, ठीक है ना? बिकॉज अगर आपको यहाँ से वहां जाना है तो आपको एक रोड की जरूरत बिल्कुल। है ना? तो जो रोड है ना, आप वो रोड बनिए, एंड जो उस रोड पे आ रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि आगे से मुझे लेफ्ट लेना है ना? सही ये बात। रोड जहां तक जा रही है मुझे वहां तक नहीं जाना, मेरी डेस्टिनेशन इधर है, बाएं है, तो मैं बाएं जाऊंगा। सो मेक योर फॉलो द पाथ, बट I mean, don't forget to make your own path so that the others can follow you. So for our cafe today, would you like to answer this question, please? What advice would you give your 17-year-old self? पैसे थोड़े कम खर्च करो एक्चुअली, और फालतू की चीजों में थोड़ा और कम खर्च करो, ठीक है ना? और दातारी थोड़ी कम, कि अच्छा उसको जरूरत है, उसको भी दे दिए रुपए, उसको भी दे दिए रुपए। फिर अपने पास कुछ नहीं बचा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। बचा, डेफिनेटली बचा, लेकिन अगर उतनी दातारी नहीं की होती तो आज मेरे ख्याल से मेरे पास में कोलकाता में और एक घर होता शायद। हालांकि अभी भी सफिशिएंट है घर, तो घर गाड़ी और भी बड़ी होती अच्छा। बट ठीक है, दीज आर ऑल मटेरियलिस्टिक थिंग। आई थिंक या मैं फालतू की चीजों में थोड़े कम खर्च करता हूँ। मैंने बहुत फालतू के खर्चे करे, बहुत फालतू के खर्चे करे, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब मम्मी पापा तो बड़े सीधे हैं यार, ठीक है ना? वो उतना समझते नहीं है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह क्या क्या नहीं। फैमिली चल रही है, अच्छे से चल रही है, बस दे आर वेरी हैप्पी विद इट। सो मैं 17 ईयर ओल्ड को ये एडवाइस देता कि हो जाएगा, टाइम लगेगा, हम्म। हैव पेशेंस इन लाइफ, एंड फालतू की चीजों में थोड़े खर्च कम करो। खर्च कम करो। So eventually, it's the hard work that always pays off when made with right decision. That is the lesson of the story of our guest RJ Praveen today. So RJ Praveen, huge thank you from the entire team of Akhbar Mashriq for बहुत being शुक्रिया, here. बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए और मुझे आपके इस पॉडकास्ट में शामिल करने के लिए। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। इनफैक्ट आज जो मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, इट सो हैपेंड दैट इन 2005 व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड माय रेडियो करियर, तो जो पहला कार्ड मुझे मिला था वो इन्हीं से मिला था। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी सारी मेमोरीज जो है वो ताज़ा हो गई। 10 फरवरी 2005 इफ आई एम करेक्ट, राइट? Yes. 10 फरवरी 2005 को मैंने इनकी स्लैम बुक भरी थी, एंड आई गॉट टू मीट हर एंड गॉट टू स्पीक टू हर आफ्टर अराउंड 21 years. Makes me feel really happy that you have come a long way and I think I have come a long way. तो जो भी देख रहे हैं उनको बताऊंगा आपका भी होगा। हैव पेशेंस। Thank you so much. थैंक यू। जल्द ही लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ, एक और नई इंस्पिरेशन के साथ। Until then, keep dreaming, keep smiling, take care. खुदा हाफिज।